प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अभियान से जुड़ने की अपील की। दोनों महापुरुषों के विचारों को सोशल मीडिया पर साझा करने का किया आग्रह। पीएम ने मन की बात में किया सुरक्षित डिजिटल इंडिया का जिक्र। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रुको सोचो एक्शन लो का दिया मंत्र। गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। राज्य में भाजपा सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन अभी भी जारी। अब भी कई सीटों पर फंसा पेच। और राजधानी दिल्ली का AQI फिर 400 पार। कहीं गंभीर तो कहीं बहुत खराब। हवा में सांस लेने के लिए मजबूर दिल्ली वाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार देश की दो विभूति बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों का जिक्र करते हुए उनके विचार और कार्य को लोगों से सोशल मीडिया पर #सरदार150 और #बिरसा मुंडा 150 के साथ सामने लाने की अपील की है। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की देश इस साल 150वीं जन्म जयंती मनाएगा। इस साल 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। सरकार ने 2 साल तक सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष मनाने की घोषणा की है। वहीं इसके एक पखवाड़े के बाद 15 नवंबर से बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जाएगा। झारखंड के ओलिहातू में जन्मे जनजाति के नायक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। वहीं स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के तौर पर 600 देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। इनके योगदान को देखते हुए दोनों महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती वर्ष को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती के अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने आम जनता से सरदार पटेल के विचार और कार्य के साथ साथ बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती वर्ष से देश की जनता और नई पीढ़ी को दोनों महापुरुषों के बारे में एक बार फिर से काफी कुछ जानने और सीखने का मौका मिला था। इसी तरह बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष से इन दोनों विभूतियों के बारे में जानने का और मौका मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस साल सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को दीपावली होने के कारण 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से इस दौड़ में हिस्सा लेकर एकता के मंत्र के साथ फिटनेस का मंत्र फैलाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश एनिमेशन की दुनिया में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में आने वाले समय में युवाओं से भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए देश को नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल पावर हाउस बनाने का भी आग्रह किया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नए नारे के साथ नया भारत हर एक चुनौतियों का काफी मजबूती के साथ सामना कर रहा है। अब देश का नागरिक हर एक चुनौती को अवसर के रूप में देख रहा है और नवाचार कर नए मुकाम हासिल कर रहा है। एनिमेशन का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नई तकनीक के जरिए देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी केवल नीति ही नहीं है, ये हमारे जज्बे को दिखाता है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश में आज हर गली मोहल्ले से नवाचार की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत के कदम को लेकर युवाओं से सोशल मीडिया पर #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ अपने पोस्ट साझा करने को कहा। साथ ही देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को एक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जा रही है। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की है। साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग करने के लिए भी कहा है। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो रही है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की। साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने को कहा। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो।
ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया के कई देशों में भारतीय संस्कृति की धूम है और कई लोग भारत के त्योहार, भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, कला कौशल और अन्य कई चीजों से काफी प्रभावित हैं और इसे सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में कुछ उदाहरणों का जिक्र करते हुए सभी लोगों से भारत की सांस्कृतिक पहलों के बारे में #culturalbridges के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने की अपील की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कुछ हफ्ते पहले मैं लाओस भी गया था। वो नवरात्रि का समय था और वहां मैंने कुछ अद्भुत देखा। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एर्लिंदा गार्सिया। वहाँ के युवाओं को भारतनाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है। इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #culturalbridges के साथ साझा कीजिए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां नामांकन के लिए अब मात्र 3 दिन ही बचे हैं और ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन में कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। अब तक महाविकास अघाड़ी ने 237 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से कांग्रेस ने 87, एनसीपी शरद गुट ने 67 और शिवसेना उद्धव गुट ने 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो वहीं महायुति ने अब तक केवल 212 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 121, शिवसेना शिंदे गुट ने 46 और एनसीपी अजीत गुट ने 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के 4,610 मतदान केंद्रों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। करीब 44,94,784 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नागपुर शहर में लोकसभा चुनावों के बाद 1.42 लाख से ज्यादा नए मतदाता भी पंजीकृत हुए हैं, जबकि नागपुर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80,000 नए मतदाता जुड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुल नए मतदाताओं में से 97,086 पहली बार वोट देने वाले मतदाता हैं। शहर में सबसे अधिक मतदाता नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में है, जिसका प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते हैं। क्या है युवाओं की राय, जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने, आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की शुरुआत के साथ ही तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं। लगातार नामांकन का दौर भी चल रहा है और इस दौरान हम बात करने आए हैं युवाओं से, जो महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी है वो क्या सोचती है। तो डीएनसी कॉलेज में हम आए हैं, नागपुर का बहुत ही फेमस कॉलेज है। यहाँ कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं तो क्या ये भी कुछ आपको मन में रहता है कि किस पार्टी ने क्या प्रचार किया, क्या वादे किए? जरूर जानकारियां तो मिलती है सोशल मीडिया से वगैरह, पर उससे मैं प्रभावित नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ कि मैं खुद रिसर्च करूँ और देखूँ कि वो पार्टी ने पिछली इसमें क्या काम किया था। आप पे क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जब आप वोट करने जाओगे? पहला वोट है आपका? हाँ, इस बार पहला वोट है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एज ए भारत के नागरिक होकर हम क्या करें, एक अच्छा उम्मीदवार हमारे लिए क्या कर सकता है। अभी के जो मौजूदा सरकार है वो तो हमें बहुत पसंद है, काम अच्छा कर रहे हैं वो, मैं तो उनको ही वोट करूंगा। आप पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि आपका क्या मुद्दा रहने वाला है जब आप चुनाव में वोट करने जाओगे? मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो अभी अच्छी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे मैं स्पेसिफिक नागपुर से हूँ अभी, तो नागपुर में अभी जैसे बहुत से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, इवन बहुत सी चीजें ऐसी है कि बहुत अच्छी भी हो रही है। तो जो अकॉर्डिंग टू मतलब इलेक्शंस या फिर जो भी पॉलिटिक्स अभी चल रही है, तो मुझे वो ठीक लगती है मेरे अकॉर्डिंग टू भी। तो बस मैं इतना ही बोलूँ कि जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है वैसे पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। बस इतना कि जो भी अगर लॉज बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशंस होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो काम कर रहा है या फिर जो दिख रहा है मतलब उसके ऊपर ही जो नेताओं को चुने। तो तमाम युवाओं की आपने बात सुनी और खासियत ये थी कि ये इनमें से कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 20 नवंबर को जब महाराष्ट्र के लिए नई सरकार चुनने के लिए जब वो जाएंगे तो वो उनके तमाम जो मुद्दे हैं उनके अंदर रहेंगे। और हमने बात की इन तमाम युवाओं से। कैमरामैन नमोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, टीडी न्यूज, नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच किसी भी मनमुटाव से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी को लेकर गठबंधन 3 सीटें देने को तैयार है। जीत को लेकर आश्वस्त वडेट्टीवार ने कहा कि दिवाली से पहले कांग्रेस का गारंटी कार्ड जनता के बीच होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार हमारे साथ वक्त मौजूद हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्थिति है और क्लियर आपने कितनी सीटें रखी हैं उसमें? नहीं, अभी तो हमारे 87 सीट का सीईसी हुआ है, डिक्लेयर हुए हैं और करीबन 14 सीट का सीईसी होकर अनाउंसमेंट बाकी है, वो भी आज हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग ये सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया है। और सर, कितनी सीटों पर आप लोग लड़ने वाले हैं? नहीं, अभी ये फाइनल आंकड़ों पे हम लोग नहीं जाते, हम लोग मेरिट पे गए। हमने चर्चा की कि वहां पे कौन कैंडिडेट है, कौन जीत सकता है, किसके पक्ष की ताकत है पार्टी की, उसको वहां पे देना चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। समाजवादी के साथ क्या समीकरण बन रहे हैं सर? समाजवादी के साथ में अभी भी हमारा प्रस्ताव है, हमने उनको 3 जगह के लिए प्रस्ताव दिया था। आज उन्होंने कुछ जगह आकर अखिलेश जी ने डिक्लेयर किया था, इसलिए थोड़ा कार्यकर्ताओं में और पार्टियों में नाराजगी थी। अभी हम लोग चाहते हैं कि वो साथ में आए, बात करें और हम लोग भी उनको
अपने साथ में रखना चाहते हैं। विदर्भ का जो मामला है, जैसे विदर्भ में आप सबसे ज्यादा सीटें आपकी रही पिछली बार, इस बार अपना पैकेज देने के जिन्होंने पैकेज दिया विदर्भ को, उनको लगता है विकास के मामले में शायद वो कुछ सीटें ले जाए। आपका क्या कहना है इस? नहीं, अलग विदर्भ की बात कर मुंह फटने तक, गले की नस कटने तक इन्होंने चिल्लाया था। क्या सेपरेट विदर्भ किया था? वो मुनगंटीवार और फडणवीस ने गला की नस फटने तक की चिल्लाई थी कि अलग विदर्भ हो। कांग्रेस ने लूट लिया विदर्भ को, न्याय नहीं दिया। अब क्या न्याय मिला है? विकास को लेकर के उनका कहना है कि हमने विकास किया है। आपका क्या कहना है इस पर? आप विकास के मुद्दे पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। लोकसभा में इनका विकास दिख गया। 20 लोकसभा में 31 सीटें देकर लोगों ने बता दिया कि ये विकास के नाम पर चोरी कर रहे, लूट रहे। तो निश्चित तौर पर जीत का दावा भट्टाचार्य जी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनका जो पास मैनिफेस्टो आने वाला है उसमें तमाम विकास के जो मुद्दे हैं और जो तमाम मुद्दे हैं जनता के, उनको उठाया जाएगा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीते 12 दिनों में 57 करोड़ 66 लाख की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में रुपयों और संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने शनिवार को निर्वाचन सदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वच्छ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में केंद्र और राज्य की 24 से ज्यादा एजेंसियां लगी हैं। सबसे ज्यादा 47 करोड़ से भी अधिक की राशि और सामग्री की बरामदगी पुलिस विभाग की कार्रवाई में बरामद की गई, जबकि राज्य के वाणिज्य कर विभाग ने 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा की बरामदगी की है। सीजर की फिगर्स हैं। सीजर अभी तक टोटल एजेंसी का सीजर है 57 करोड़ 66 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 47 करोड़ 3 लाख। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है और इसी क्रम में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज और उससे जुड़े विभिन्न रेलवे स्टेशनों का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम, वैकल्पिक योजनाओं एवं निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गौरतलब है कि कुंभ मेला 2025 के श्रद्धालु प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन पर आवाजाही करेंगे। मैं आज यहाँ सवेरे 8 बजे से हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो प्रयाग, पाफामऊ और विभिन्न जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं, आरओबीज हैं, आरयूबीज हैं, फिर रामबाग, झूसी, नैनी, चौकी और प्रयागराज का भी मैं अभी निरीक्षण कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी तैयारी है और सब लोग अपने समय के मुताबिक काम कर रहे हैं। काम बहुत चैलेंजिंग था पर सभी लोगों ने इस कार्य को काफ़ी दिनों से शुरू करके रखा था, तो आज बहुत बेहतर स्थिति में है। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग 30 नवंबर तक सारे कार्यों को पूर्णतः ख़त्म कर लें। कई जगह पे कार्य ख़त्म हो चुके हैं, कई जगह पे थोड़े बहुत चीज़ें बची हैं, तो उसी का मुआयना करने के लिए मैं आज आया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 115वां एपिसोड प्रसारित हुआ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना और उस दौरान की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रही हैं। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने निवास पर इस कार्यक्रम को सुना है और इस दौरान उनके साथ और भी कई सारे लोग वहां पर मौजूद रहे। और आगे बढ़ते हुए बात अब राजधानी दिल्ली की, जहां जहरीली हवा से कोई राहत अभी तक नहीं मिल रही है। आज भी राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। आनंद विहार की बात करें तो AQI 405 के स्तर पर दर्ज किया गया, तो वहीं सोनिया विहार में AQI 400 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं रोहिणी, द्वारका, मुंडका और बवाना सहित 11 इलाकों में AQI 300 के पार है, जो कि खराब श्रेणी में है। तो वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखी जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस संबंधित परेशानी और आंखों में जलन जैसी शिकायत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी को
लाइव शतरंज रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार करने पर बधाई दी है। अर्जुन 2800 रेटिंग अंक का आंकड़ा पार करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, शतरंज रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार करने के लिए अर्जुन एरिगेसी को बधाई। ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। उनकी असाधारण प्रतिभा और दृढ़ता ने हमारे पूरे देश को गौरवान्वित किया है। एक बड़ा व्यक्तिगत मील का पत्थर होने के अलावा उनकी ये उपलब्धि देश के कई और युवाओं को शतरंज खेलने और वैश्विक मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए प्रेरित करेगी। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।